हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 27 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान जो है 499 रुपीज़ का है, जो मंथली प्लान है वो 99 रुपीज़ का है और NCERT 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाते हैं और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे उसके PDF नोट को भी अवेल कर पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो चंद्रशेखर लिमिट के बारे में है। ये हाल में ही न्यूज़ में था। हमें ये बताना है जो चंद्रशेखर लिमिट है वो किस चीज़ को रेफ़र करती है। तो आइए स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है एक तरह का ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम मास है किसका, वाइट डॉर्फ स्टार का। और ये वाइट डॉर्फ स्टार जो है वो वाइट डॉर्फ ही रहेगा। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये एक तरह का मैक्सिमम पॉसिबल मास है किसका, ब्लैक होल का। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है एक तरह का लार्जेस्ट एक्सप्लोजन है स्टार का, कहाँ पे, स्पेस में। हमारा जो चौथा स्टेटमेंट है वो कहता है एक तरह का ग्रेटेस्ट स्ट्रेस है जो कि अप्लाई किया जा सकता है किसी मटेरियल के ऊपर विदाउट कॉजिंग डिफॉर्मेशन। तो बताइए चंद्रशेखर लिमिट किसको रेफ़र करती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो चंद्रशेखर लिमिट है वो रेफ़र करती है थ्योरेटिकल मैक्सिमम मास को। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। देखिए आप इस लाइन को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए चंद्रशेखर लिमिट के अनुसार क्या होगा ना कि ये जो है ना, आपको मालूम है कोई भी स्टार जो है जब उसकी लाइफ एंड हो जाती है तो ये माना जाता है कि वो वाइट डॉर्फ स्टार बन जाता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर का जितना भी फ्यूल है जब कंज्यूम हो जाता है और वो डेड हो जाता है तो वो वाइट डॉर्फ स्टार का रूप ले लेता है। तो ये जो चंद्रशेखर लिमिट है ना वो थ्योरेटिकल मैक्सिमम मास पे बेस है किसी भी वाइट डॉर्फ स्टार के। और एक बार जब वाइट डॉर्फ स्टार बन जाता है कोई स्टार तो वो हमेशा वाइट डॉर्फ ही रहता है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट था। देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन, आइए चंद्रशेखर लिमिट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। देखिए जो नासा का ना चंद्रा एक्सेस सेंटर है उसने नए प्रोजेक्ट को अनवील किया है। कौन सा प्रोजेक्ट है वो, सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत होगा क्या, देखिए जो विजुअल डेटा है ना उसको चेंज किया जाएगा ऑडियो डेटा में। मतलब जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो ऑडिटरी वर्जन में हो जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन सा डेटा ऑडिटरी वर्जन में किया जा सकता है, जैसे डेटा विजुअलाइजेशन के हिसाब से देखिए बर्थ ऑफ स्टार, अ क्लाउड ऑफ डस्ट, इवन अ ब्लैक होल कैन बी हर्ड एज लो और हाई पिच साउंड। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, इन सारे इवेंट्स को विजुअल फॉर्म से ऑडियो फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा इस सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत। देखिए जो चंद्रा एक्सेस सेंटर है ना ये चंद्रशेखर के नाम पे ही रखा गया। जो एस्ट्रोफिजिक्स थे इंडिया के, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनके नाम पे ही ये चंद्रा एक्सेस सेंटर रखा गया नाम, किसके द्वारा, नासा के द्वारा। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है चंद्रशेखर लिमिट के बारे में वो जान लेते हैं। देखिए ये वाला जो पैराग्राफ है ना इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा चंद्रशेखर लिमिट के बारे में। आप उस चीज़ को समझ लेंगे तो ये वाला जो पैराग्राफ है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आपको पता है कि ये नेचर का लॉ है कि कोई भी चीज़ अगर दुनिया में पैदा हुई है तो उसका अंत होना निश्चित है। ठीक है, और ये लॉ जो है वो ह्यूमंस पे नहीं अप्लीकेबल होता, पूरे यूनिवर्स में अप्लीकेबल होता है। यानी अगर स्टार की फॉर्मेशन हुई है तो स्टार का एंड भी निश्चित है। अब देखिए क्या होता है, एक स्टार है मान लीजिए, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फ्यूल होता है जिसकी वजह से ये अलाइव रहता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है पहले तो ये कंज्यूम हो जाएगा, जब ये ख़त्म हो जाता है तो हीलियम जो होता है ना स्टार का वो स्टार्ट कर देता है कार्बन के साथ फ्यूज़ होना कोर में। ठीक है, कोर में हीलियम और कार्बन का फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। जब ये भी हीलियम भी ख़त्म हो जाती है तो लेटर क्या होता है, कार्बन जो फ्यूज़ करता है ऑक्सीजन के साथ, और अल्टीमेटली जो क्या होता है ना, जो स्टार होता है ना वो आयरन कोर का रूप ले लेता है। और जैसे ही आयरन कोर का रूप ले लेता है वैसे ही वो अनस्टेबल हो जाता है, और जैसे ही अनस्टेबल होता है वो कोलैप्स करना शुरू हो जाता है। और जैसे ही कोलैप्स करता है ना तो एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है स्टार में, जिसको हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है, अब क्या माना जाता था कि सुपरनोवा के बाद स्टार जो होता है वो वाइट डॉर्फ स्टार बन जाता है। उसके बाद मतलब उसके अंदर कोई भी फिजिकल चेंज नहीं आता है। तो पहले यही थियरी मानी जाती थी कि जो कोई भी स्टार है सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद वो वाइट डॉर्फ स्टार बन जाता है। तो ये इस थियरी के अगेंस्ट जो है चंद्रशेखर ने अपनी थियरी दी। उनका कहना ये था कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद वाइट डॉर्फ स्टार बन जाए।
तो पहले लोगों को लगा कि नहीं, ऐसा तो कभी देखा भी नहीं गया है और ऐसा कभी प्रिडिक्ट भी नहीं किया है। तो 1930 के अराउंड, एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं, 1930 के अराउंड उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया चंद्रशेखर ने, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी स्टार जो है ना वो वाइट ड्वार्फ भी बन सकता है और न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है, या वो ब्लैक होल भी बन सकता है। तो लोगों ने पूछा कैसे, आप कैसे इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो? तो उन्होंने बताया कि इसका एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया का मतलब एक लिमिट है कि अगर कोई स्टार जिसका मास इन कंपैरिजन टू सन अगर 1.4 टाइम्स है या उससे बिलो है, तो वो स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद किसका रूप लेगा? वाइट ड्वार्फ स्टार का रूप लेगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टार जिसका वजन, मास जो है वो 1.4 टाइम से ग्रेटर है, ठीक है, 1.4 टाइम से ग्रेटर है किसके? सन से, तो वो किसका रूप ले सकता है? वो रूप ले सकता है न्यूट्रॉन स्टार का। उसमें भी ऐसे ही कोलैप्सिंग वाली होता है और अल्टीमेटली इतना कोलैप्स कर जाता है कि हाईली डेंस फॉर्म ले लेता है वो स्टार। जैसे यहाँ पे आपको मेंशन है ना कि कोलैप्स करते करते वो जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है, इतना डेंस हो जाता है कि इवन लाइट भी नहीं पास कर सकती उसमें से। और इतना ज़्यादा डेंस हो जाता है ना कि अगर आप एक स्पून ऑफ न्यूट्रॉन स्टार लेते हैं ना, तो उसका जो मास होता है ना वो 100 मिलियन से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है उसकी। तो अगर मान लीजिए कि 1.4 टाइम से थोड़ा सा ग्रेटर है या इससे ज़्यादा है, तो वो न्यूट्रॉन स्टार का रूप ले सकता है। लेकिन अगर कोई स्टार जो है जिसका मास जो है ना बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या होता है? सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद किसका रूप लेता है? वो ब्लैक होल का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इन्होंने ये थियरी दी चंद्रशेखर ने। देखिए जो एस्ट्रोफिजिक थे ना चंद्रशेखर जी, तो उन्होंने क्या हुआ, ये थियरी तो दे दी उन्होंने, लेकिन उस समय यूनिवर्स में ऐसी कोई भी ना ब्लैक होल फाउंड किया गया था यूनिवर्स में, और ना ही न्यूट्रॉन स्टार फाउंड किया गया था यूनिवर्स में। तो लोगों को लगा कि इनकी जो थियरी है वो गलत है। सब यही मानते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, जो अल्टीमेटली फॉर्मेशन होती है किसी स्टार के, जो लाइफ एंड होता है किसी स्टार का, वो वाइट ड्वार्फ स्टार होता है। ठीक है, लेकिन बाद में 1950 के अराउंड, आई थिंक सो 1950 से 60 के बीच में क्या हुआ, जब यूनिवर्स में उसकी ब्लैक होल की खोज हुई, पता चला कि अच्छा यूनिवर्स में ब्लैक होल भी एग्जिस्ट करता है, अच्छा न्यूट्रॉन स्टार भी एग्जिस्ट करता है, तब लोगों को चंद्रशेखर की थियरी पे बिलीव होना शुरू हुआ। लगा कि उन्होंने जो रिसर्च की थी 1930s के अराउंड, वो 1950s में जाके लोगों को लगने लगा कि नहीं, उनकी जो थियरी थी वो बिल्कुल सही थी। ठीक है, इसी थियरी को बाद में मतलब नासा ने भी नोटिस किया, सारे जितने एस्ट्रोफिजिक्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने भी इस चीज़ को नोटिस किया, और इसी के बेसिस पे नासा ने इस एक्सरे सेंटर का नाम रख दिया चंद्रा एक्सरे सेंटर। ठीक है, तो कॉमोमरेट करने के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कॉमोमरेट करने के लिए नासा ने इसका नाम रख दिया चंद्रा एक्सरे सेंटर। ठीक है, इसीलिए न्यूज़ में आया था और इसीलिए क्वेश्चन फॉर्म हुई थी चंद्रशेखर लिमिट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी चंद्रशेखर लिमिट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको ध्यान रखते हुए हमें स्टेटमेंट्स को देखना है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हाल में ही रिलीज़ किया है नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट वो ये कहता है कि इंडिया ने ज्वाइन किया है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ फाउंडिंग मेंबर। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, वो नीति आयोग के साथ मिलकर एक मिलस वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज करेगा। किसके ऊपर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ये मेला कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा? 5 अक्टूबर 2020 को। इसका नाम क्या है? रेस 2020। इसका फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली यूज़ किया जाता है, जिससे कि मशीन्स जो है वो एक्शन परफॉर्म कर सके जैसे कि ह्यूमन परफॉर्म करना चाहता है। मतलब ह्यूमन जैसे टास्क को अकम्प्लिश करना चाहता है, वैसी जैसे जिस इंटेलिजेंस का यूज़ करके ह्यूमन उस चीज़ को अकम्प्लिश करेगा, वैसी इंटेलिजेंस को यूज़ करके मशीन उस टास्क को अकम्प्लिश करे। तो यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं।
देखिए जो नीति आयोग ने लॉन्च किया है किसको, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ना कि मीटी ने, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। देखिए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाएगा, कौन कौन से सेक्टर में, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, फाइनेंस एंड टेलीकम्युनिकेशंस में, ठीक है। और जो इंडिया है ना उसने ज्वाइन कर लिया किसको, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ फाउंडिंग मेंबर, किस लिए, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए। इसको ज्वाइन करने से क्या होगा, इंडिया जो है वो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट कर पाएगा और यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी कर पाएगा। तो इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। देखिए जो पहला क्वेश्चन था ना उसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया चंद्रशेखर लिमिट वाले क्वेश्चन में, तो बाकी क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो बिल है वो प्रोहिबिट करता है पब्लिक सर्वेंट को फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। जो दूसरा स्टेटमेंट वो कहता है कि आधार कार्ड नंबर मैंडेटरी हो जाता है अगर आप इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव करना चाहते हैं। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी जो होता है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 है ना वो हाल में ही पास कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, इसीलिए न्यूज़ में था। देखिए जो बिल है ना वो बार करता है पब्लिक सर्वेंट्स को फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव करने के लिए, ठीक है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब यहाँ पे कौन कौन है, जो पर्सन जो कि सर्विस रेंडर करता हो गवर्नमेंट को या पेमेंट रिसीव करता हो गवर्नमेंट के द्वारा या रेम्यूनरेट मतलब किसी और सर्विस में अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जिससे कि वो कोई पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म कर सके। तो ये सारे लोग जो हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को नहीं रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। जो FCRA 2010 था ना वो कुछ और पीपल को बार करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव करने में। कौन कौन से, इलेक्शन कैंडिडेट को, एडिटर एंड पब्लिशर ऑफ ए न्यूज़पेपर, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सारे लोगों को भी बार किया जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव करने के लिए, ठीक है। देखिए जो बिल है ना वो आधार नंबर को मैंडेटरी बताता है। जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव कर रहे हैं तो उनको आधार नंबर प्रोवाइड करना मैंडेटरी हो जाता है इसके अंतर्गत, क्योंकि ये एक तरह का आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट की तरह वर्क करता है। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो अवार्ड है सिर्फ लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है इंडियन लैंग्वेजेस में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये अवार्ड जो है वो केवल ओपन है इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो मलयालम पोएट है ना अखिंतम अच्युतन नंबूथिरी, उनको दिया गया ये ज्ञानपीठ अवार्ड। कौन से एडिशन में, 55th एडिशन में। देखिए जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ना वो हाईएस्ट रिकॉग्निशन है लिटरेरी अवार्ड में से, मतलब अब लिटरेरी वर्क्स में ये हाईएस्ट रिकॉग्निशन है पूरे कंट्री में, ठीक है। देखिए ये सारी इंडियन लैंग्वेजेस में तो दिया जाता है, उसके अलावा इंग्लिश के लैंग्वेज में भी कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। देखिए 2019 में किसको मिला था, अमिताभ घोष को, जो कि 54th ज्ञानपीठ अवार्ड था। किस लिए मिला था उनको, इंग्लिश लैंग्वेज राइटर के लिए मिला था। ये पहले इंग्लिश लैंग्वेज राइटर थे जिनको ज्ञानपीठ लॉरेट मिला था, ठीक है। ये जो अवार्ड है केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन है, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इस अवार्ड में मिलता क्या क्या वो देख लेते हैं। ये जो प्राइज़ है वो कैरी करता है 11 लाख रुपए, अ साइटेशन, अ ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ वाग्देवी सरस्वती एंड द गॉडेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये स्पॉन्सर किया जाता है किसके द्वारा, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो लोक अदालत के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है जो लोक अदालत है वो एक कंपोनेंट है किसका, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि लोक अदालत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है ये जो लोक अदालत है वो केवल डील करता है सिविल मैटर्स से। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग लोक अदालत। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं लोक अदालत के बारे में। देखिए जो लोक अदालत था ना वो हाल में न्यूज़ में था। क्यों, एक डेली वेजर है उड़ीसा के कंधमाल डिस्ट्रिक्ट को, उसको मूव कर दिया गया लोक अदालत में। वो किसके अगेंस्ट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है। और जो लोक अदालत में इसकी हियरिंग है अभी वो स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए जो लोक अदालत थी वो न्यूज़ में आई थी।
देखिए जो लोक अदालत है ना वो एक कंपोनेंट है किसका, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, ठीक है, जो कि डिलीवर करता है इनफॉर्मल, चीप और एक्सपीडिशियस जस्टिस को कॉमन पीपल के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। कुछ और कंपोनेंट हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, उनको देख लेते हैं। आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, मीडिएशन और नेगोशिएशन। देखिए एक तरह की इसको स्टैचुटरी स्टेटस मिला है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, क्योंकि ये किस एक्ट के अंतर्गत आती है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के अंतर्गत आती है, ठीक है। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। देखिए जो एक्ट है ना वो प्रोविजंस को सेटअप करता है किससे रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ लोक अदालत से रिलेटेड, ठीक है। तो जो लोक अदालत की ऑर्गेनाइजेशन है और फंक्शनिंग है उसके प्रोविजंस को सेटअप किया जाता है इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। जो नालसा है वो और भी अदर लीगल सर्विसेज के साथ मिलकर कंडक्ट करता है लोक अदालत को। देखिए लोक अदालत कौन कौन से मैटर को डील करता है उसको देख लेते हैं। मैट्रिमोनियल, फैमिली डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, लैंड एक्विजिशन केसेस, लेबर डिस्प्यूट्स, वर्कमैन्स कंपनसेशन केसेस, बैंक रिकवरी केसेस। तो ये सारे केसेस को भी ये देखता है, ना कि केवल सिविल केसेस को, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई लोक अदालत के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो योयो टेस्ट के बारे में। ये हाल में न्यूज़ में देखा गया था, हमें ये बताना है किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आइए स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ये एनालाइज करता है जीनोम ऑफ प्लांट को, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन है कि नहीं उस प्लांट में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वही कहता है ये एस्टिमेट लगाता है टोटल पोलर कंपाउंड्स का, जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकें कि जो कुकिंग ऑयल है वो फर्दर यूज़ के लिए सेफ़ है कि नहीं है। जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो कहता है एक तरह का इंडोर एयर क्वालिटी टेस्टिंग है ये। और जो चौथा स्टेटमेंट है वो कहता है एक फिटनेस लेवल टेस्ट है किसका, एथलीट्स का। तो बताइए योयो टेस्ट जो है वो किससे रिलेटेड है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये रिलेटेड है एटलीस्ट फिटनेस लेवल टेस्ट से। तो ऑप्शन डी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और विराट कोहली ने डिस्कस किया योयो टेस्ट के बारे में। हाल में उनका इंटरेक्शन हुआ था और उसी में इस डिस्कशन को रखा गया था। देखिए योयो जो टेस्ट है ना वो वाइटल पार्ट प्ले करता है इंडियन क्रिकेट टीम्स की फिटनेस रूटीन में। और अगर कोई भी प्लेयर फेल कर जाता है इस टेस्ट को तो वो शॉर्ट लिस्ट के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं होगा इंडियन क्रिकेट टीम में। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इस टेस्ट के बारे में है, किसने इस टेस्ट को बनाया है और इस टेस्ट में क्या करना है जिससे आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएँ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए बस ये इंपॉर्टेंट था कि योयो टेस्ट जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ न्यूज़ में आई थी, इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो स्वच्छ विद्यालय अभियान है उसका एम ये है कि वो मीट करे राइट टू एजुकेशन एक्ट को, जो कि मैंडेट करता है कि सभी स्कूल में सेपरेट टॉयलेट्स हों बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो स्वच्छ विद्यालय अभियान है वो उस प्रोग्राम के अंतर्गत नॉर्म्स जो है वो रिक्वायर करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बिल्ड करे टॉयलेट्स को रनिंग वाटर और हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ के साथ। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो स्वच्छ विद्यालय अभियान है ना उसको लॉन्च किया गया था 2014 में, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा, जो अब हाल में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में परिवर्तित हो गई है। देखिए इसका एम जो है ना वो यही है कि सेपरेट टॉयलेट्स हो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। देखिए जो ये प्रोग्राम है ना उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन करता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए जो रनिंग वाटर और हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ है ना, टॉयलेट्स में रनिंग वाटर और हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़, ये जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा कौन, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इस प्रोग्राम के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो कृष्ण गोपाला कृष्णन कमेटी के बारे में है। ये कभी कभी न्यूज़ में मेंशन की जाती है। हमें ये बताना है जो कमेटी है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये जो कमेटी है वो कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। ऑप्शन बी कहता है ये कमेटी ऑन रिविजिटिंग एंड रिवाइटलाइजिंग द PPP मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कमेटी ऑन एक्सपर्ट्स ऑन नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क। और जो लास्ट है वो ये कहता है कि कमेटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स। तो ये जो कमेटी है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो मैं आपको बता देना चाहिए जो कमेटी है वो एसोसिएटेड है
कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन नॉन पर्सनल डेटा एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो ऑप्शन जो सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो क्रिस गोपालन कृष्णन कमेटी थी ना, वो फॉर्म की गई थी 2019 में। जो क्रिस गोपाला कृष्णन है वो इन्फोसिस के को फाउंडर थे और उन्होंने इस कमेटी को हेड किया था और उन्होंने सजेशन दिया था नॉन पर्सनल डेटा जो कि जनरेट किया जाता है कंट्री में, वो अलाउ कर दिया जाए हार्नेसिंग के लिए। किसके द्वारा? डोमेस्टिक कंपनीज और एंटिटीज़ के द्वारा। उन्होंने नॉन पर्सनल डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा और प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा। कुछ सजेशंस भी दिए थे इसके रिगार्डिंग, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जो सजेशंस है वो यही है कि एक सेपरेट लेजिस्लेशन को फॉर्मुलेट किया जाए जो कि गवर्न करे नॉन पर्सनल डेटा को, और साथ में एक रेगुलेटरी बॉडी को भी सेटअप किया जाए जिसका नाम हो नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इस कमेटी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन वो शिनकुल ला के बारे में है। देखिए, शिनकुल ला एक माउंटेन पास है इंडिया में। हमें ये बताना है कि ये किस किस बॉर्डर के बीच में है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एंड जम्मू, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो माउंटेन पास है वो है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। तो जो ऑप्शन होता है ए होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो शिंकुल ला टनल है ना, वो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईएस्ट टनल है। अब ये देखिए, ये जो टनल का नाम पड़ा है ना वो माउंटेन पास के नाम पे ही पड़ा है, ठीक है। और ये जो माउंटेन पास है कहाँ है? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में। ये जो टनल है ना वो कनेक्ट करेगी किसको? लद्दाख से ट्राइबल लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट को, जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो इसीलिए जो शिंकुल्ला माउंटेन पास है वो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में लोकेटेड है। जैसे ये टनल बन जाएगी ना तो मनाली और जो कारगिल वाला हाईवे है ना वो थ्रू आउट द ईयर ओपन रहेगा। अब ये टनल की लेंथ लिखी है 13.5 किलोमीटर लंबी है और इसको कौन बना रहा है? नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको इस टनल को बना रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई शिंकुल्ला टनल के बारे में और शिंकुल्ला पास के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है कुम्हार सशस्त्रीकरण योजना के बारे में। हमें ये बताना है ये इनिशिएटिव किसका है। तो ये ऑप्शंस को देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ का है या स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम का है। तो ये जो योजना है वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ की। तो ऑप्शन जो सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के द्वारा, जो कि एम्पावर करेगी पॉटर्स को पूरे कंट्री में, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था 2018 में और ये जो प्रोग्राम है ना वो सपोर्ट करेगा पॉटर्स को। कैसे? उनको ट्रेनिंग दी जाएगी एडवांस पॉटरी प्रोडक्ट्स की, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी जैसे कि इलेक्ट्रिक चाक, और मार्केट लिंकेजेस क्रिएट किए जाएंगे और इनके जो प्रोडक्ट क्रिएट किए जाएंगे ना इनके द्वारा उनको विजिबल किया जाएगा, मतलब एग्जिबिट किया जाएगा KVIC के एग्जीबिशंस में। तो इस तरह उनका सशस्त्रीकरण किया जाएगा ये सारे इम्प्लीमेंटेशन को करके। किसके द्वारा? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी इस योजना के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। Okay, we have reached to the end. If you found this video knowledgeful, please hit the like button, subscribe to our channel and share this video. And if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.